हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। रिसेंटली हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने ये बताया कि उन्होंने आसाम के 23 डिस्ट्रिक्ट से पूरी तरह और एक डिस्ट्रिक्ट से पार्शली आफ्स्पा यानी कि आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट को हटाने का डिसीजन लिया है। उन्होंने ये भी बताया कि उन्होंने नागालैंड और मणिपुर के 15 पुलिस स्टेशन एरिया से आफ्स्पा को हटाने का डिसीजन लिया है। इस अनाउंसमेंट के बाद हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने ये बताया कि ये एक ऐतिहासिक फैसला है और इस फैसले के बाद नॉर्थ ईस्ट में डेवलपमेंट की गति और भी तेज हो पाएगी। साथ ही में फ्रेंड्स, यहाँ पर इरोम चारू शर्मिला जी, जिन्होंने 16 साल तक भूख हड़ताल की थी आफ्स्पा के विरोध में, उन्होंने भी सरकार के इस निर्णय का स्वागत किया है और बोला है कि सही मायनों में अब नॉर्थ ईस्ट में डेमोक्रेसी आ पाएगी। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में आफ्स्पा यानी कि आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट्स की हिस्ट्री को जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर हम देखेंगे कि किस तरह से आफ्स्पा को इम्प्लीमेंट किया जाता है, क्या क्या इम्प्लीकेशंस होते हैं आफ्स्पा इम्प्लीमेंटेशन के बाद, हम इसको भी देखेंगे। हम यहाँ पर इस बात को भी डिस्कस करेंगे कि क्यों आफ्स्पा का विरोध किया जाता है। और फ्रेंड्स, हम यहाँ पर ये भी देखेंगे कि क्या क्या आर्ग्यूमेंट्स दिए जाते हैं आफ्स्पा के फेवर में। और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे कि क्या कंक्लूजन, क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं हम इस डिबेट से। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि क्या हिस्ट्री रही है आफ्स्पा की। फ्रेंड्स, आफ्स्पा ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सबसे पहले इम्प्लीमेंट किया था 15 अगस्त 1942 में। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस एक्ट को इसलिए इम्प्लीमेंट किया था क्योंकि उस समय इंडिया में क्विट इंडिया मूवमेंट चल रहा था। ये वही मूवमेंट है जहाँ पर महात्मा गांधी जी ने करो या मरो यानी कि डू और डाई का नारा दिया था। फ्रेंड्स, इस मूवमेंट की पॉपुलैरिटी को देखते हुए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसको कंट्रोल करने के लिए, इसको रोकने के लिए आफ्स्पा को इम्प्लीमेंट किया था। फ्रेंड्स, उसके बाद हम देखते हैं आसाम में 1947 में जब पार्टीशन हुआ तो वहाँ पर इंटरनल सिक्योरिटी की दिक्कत खड़ी हो गई थी, क्योंकि फ्रेंड्स पार्टीशन के टाइम हिंदू मुस्लिम राइट्स और वायलेंस काफ़ी हो रहा था। तो उसको कंट्रोल करने के लिए भी उस टाइम की इंटरिम गवर्नमेंट ने आफ्स्पा को इम्प्लीमेंट किया था। इसके बाद हम देखते हैं कि 1958 में द आर्म्ड फोर्सेस आसाम एंड मणिपुर स्पेशल पावर्स एक्ट बनाया गया, क्योंकि फ्रेंड्स नॉर्थ ईस्ट में उस टाइम नागालैंड के रीजन में से नागालिंगम, ग्रेटर नागालैंड की डिमांड उठ रही थी, जहां पर कुछ ट्राइब्स इंडिया से अलग होना चाहती थी और वो अपना खुद का एक देश बनाना चाहते थे। तो उसको देखते हुए गवर्नमेंट ने इस एक्ट को इम्प्लीमेंट किया था। और इसके बाद हम देखते हैं कि गवर्नमेंट ने आफ्स्पा को प्रॉपरली इम्प्लीमेंट किया और इस एक्ट का यूज़ और भी जगह होने लगा। 1990 के बाद हम देखते हैं कि आफ्स्पा का यूज़ जम्मू एंड कश्मीर में भी किया गया। तो फ्रेंड्स, ये ब्रीफ हिस्ट्री थी आफ्स्पा की। आइए अब हम देखते हैं कि किस तरह से इस एक्ट को इम्प्लीमेंट किया जाता है। इस एक्ट का सेक्शन 3 गवर्नर ऑफ स्टेट को और यूनियन टेरिटरी के एडमिनिस्ट्रेटर को ये पावर देता है कि वो अपने स्टेट के या यूनियन टेरिटरी के किसी भी एरिया को डिस्टर्ब्ड घोषित कर सकते हैं और ये डिक्लेरेशन ऑफिशियल गैजेट ऑफ इंडिया में नोटिफाई किया जाता है। और उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट को ये अथॉरिटी मिल जाती है कि वो वहाँ पर आर्म्ड फोर्सेस को डिप्लॉय करे, ताकि वो वहाँ पर सिविल पावर के साथ मिलकर डिस्टर्ब्ड एरिया में शांति को स्थापित कर सकें। तो आइए अब हम समझते हैं कि डिस्टर्ब्ड एरिया क्या होता है। गवर्नमेंट ऐसे एरिया को डिस्टर्ब्ड मानती है जहां पर पब्लिक पीस एंड ट्रैंक्विलिटी को खतरा होता है, यानी कि जहां पर सार्वजनिक शांति को खतरा होता है, उस जगह को डिस्टर्ब्ड माना जाता है। फ्रेंड्स, ये खतरा बहुत सारे कारणों की वजह से हो सकता है वहाँ पर जो डिफरेंट कम्युनिटीज़ के मेंबर्स हैं उनके बीच कुछ डिस्प्यूट हो, कुछ विवाद हो। वो विवाद रिलीजन के बेस पर, रेशियल बेसिस पर, लैंग्वेज के बेस पर, रीजनल बेसिस पर, कास्ट के बेस पर या फिर कम्युनिटी के बेसिस पर भी हो सकता है। और जब कोई भी एरिया डिस्टर्ब्ड घोषित कर दिया जाता है तो उस एरिया में मिनिमम 3 महीने तक आफ्स्पा एक्ट लागू रहता है, जिसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट इसको समय समय पर रिव्यू करती है। आइए अब हम देखते हैं कि क्या चेंजेस आते हैं, क्या इम्प्लीकेशंस होते हैं जब किसी भी एरिया में आफ्स्पा को लगाया जाता है। फ्रेंड्स, इस एक्ट के अंदर कमीशन्ड ऑफिसर, वारंट ऑफिसर, नॉन कमीशन्ड ऑफिसर या फिर कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसकी रैंक इक्विवेलेंट है आर्म्ड फोर्सेस में,
उन सब ऑफिसर्स को यहाँ पर पब्लिक ऑर्डर मेंटेन करने के लिए फायर करने की और फोर्स का इस्तेमाल करने की पावर दी गई है इस एक्ट के अंदर। इस एक्ट के तहत सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस को डिप्लॉय किया जाता है डिस्टर्ब्ड एरियाज़ में। और यहाँ पर हम देखते हैं कि आर्म्ड फोर्सेस को निरंकुश पावर दी गई है एक तरह से, क्योंकि यहाँ पर उनके पास ये अथॉरिटी है कि वो किसी को भी मार सकते हैं अगर कोई भी व्यक्ति वहाँ पर कानून का उल्लंघन करता है। यहाँ पर वो किसी को भी अरेस्ट कर सकते हैं, यहाँ पर वो किसी भी घर की तलाशी ले सकते हैं विदाउट वारंट। और यहाँ पर आर्म्ड फोर्सेस को लीगल प्रोटेक्शन प्राप्त है, क्योंकि यहाँ पर आर्म्ड फोर्सेस के खिलाफ केस तभी हो सकता है जब आप सेंट्रल गवर्नमेंट से उसकी परमिशन लें। फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है कि AFSPA अनलिमिटेड पावर देता है। इस एक्ट के अंदर कुछ लिमिटेशंस भी हैं, आइए उनको देखते हैं। एक तरफ तो हम देखते हैं कि ये एक्ट ओपन फायर करने की पावर देता है, मगर दूसरी तरफ यहाँ पर यह भी बताया गया है कि विदाउट वार्निंग आप किसी पर गोली नहीं चला सकते। जो कोई भी सस्पेक्ट यहाँ पर आर्म्ड फोर्सेस गिरफ्तार करती हैं, उन सभी सस्पेक्ट्स को आर्म्ड फोर्सेस को लोकल पुलिस को हैंडओवर करना होता है 24 घंटे के अंदर। और साथ में ये एक्ट ये भी कहता है कि आर्म्ड फोर्सेस को यहाँ पर जो लोकल डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उसके साथ कोऑपरेशन में काम करना चाहिए, ना कि एक इंडिपेंडेंट बॉडी की तरह। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने भी अपना व्यू पॉइंट दिया है AFSPA पर, जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने नागा पीपल्स मूवमेंट ऑफ ह्यूमन राइट्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 1997 में एक तरह से एक प्रोसीजर दिया है कि किस तरह से AFSPA को यूज़ करना चाहिए। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि हर कंडीशन में कानून को अपहेल्ड करना चाहिए, यानी कि हमेशा कानून के दायरे में रहकर काम करना चाहिए, वो चाहे आर्म्ड फोर्सेस हों या पुलिस फोर्सेस हों। यहाँ पर कोर्ट का कहना है कि स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन के व्यू पॉइंट को महत्व देना चाहिए, और कोर्ट का कहना है कि हमेशा इस बात को याद रखना चाहिए कि AFSPA एक टेम्पररी प्रोविज़न है, इसको परमानेंट बिल्कुल नहीं मानना चाहिए। इसलिए हमेशा आर्म्ड फोर्सेस को जब भी वो अपनी फोर्स का इस्तेमाल कर रहे हों तब एहतियात बरतनी चाहिए। और हम देखते हैं कि 2016 में जस्टिस मदन लोकर एंड जस्टिस यू ललित की बेंच ने ये बोला था कि AFSPA के अंदर एब्सोल्यूट इम्यूनिटी की बात नहीं की गई है, इसलिए यहाँ पर आर्म्ड फोर्सेस पर केस हो सकता है और उनको यहाँ पर सज़ा भी हो सकती है। फ्रेंड्स, यहाँ पर फिर हम देखते हैं इस केस के बाद लगभग 300 से ज़्यादा एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग्स के केसेस AFSPA के तहत आर्म्ड फोर्सेस पर चलाए गए थे। आइए फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं कि क्या क्रिटिसिज्म है AFSPA का। यहाँ पर क्रिटिक्स का कहना है कि AFSPA आर्म्ड फोर्सेस को लाइसेंस टू किल देता है। यहाँ पर उन्होंने ये आलोचना लगाई है कि आर्म्ड फोर्सेस को यहाँ पर अनलिमिटेड पावर दी गई है, और इसी वजह से जहाँ पर भी AFSPA लगा होता है वहाँ पर हमको बहुत सारे एनकाउंटर देखने को मिलते हैं, और उन एरियाज़ में एनकाउंटर की असली वजह मालूम करना मुश्किल होता है। इसलिए यहाँ पर हम देखते हैं कि फेक एनकाउंटर्स के एलिगेशंस लगाए जाते हैं आर्म्ड फोर्सेस पर। यहाँ पर क्रिटिक्स का ये भी कहना है कि AFSPA एक स्टेट का टूल बन गया है, जहाँ पर स्टेट इस एक्ट के थ्रू अब्यूज़ करती है, ऑप्रेस करती है और डिस्क्रिमिनेट करती है अपने नागरिकों के साथ, अपने सिटीजन्स के साथ। यहाँ पर इस बात को भी हाईलाइट किया गया है कि इंडिया ब्रिटिश कॉलोनियल रूल से 1947 में ही आज़ाद हो गया था, मगर इंडिया आज भी ब्रिटिश के बनाए हुए कानूनों से आज़ाद नहीं हो पाया है, जहाँ पर इंडिया ब्रिटिश कॉलोनियल रूल का बनाया हुआ AFSPA एक्ट आज भी यूज़ कर रहा है। यहाँ तक कि AFSPA का मुद्दा यूनाइटेड नेशंस में भी उठाया गया है, जहाँ पर यूनाइटेड नेशंस का कहना है कि इंडिया हो या फिर कोई भी डेमोक्रेसी हो, वहाँ पर AFSPA जैसे कानून की कोई भी जगह नहीं हो सकती। यहाँ पर ये कहा जाता है कि AFSPA ह्यूमन डिग्निटी के और इंडिविजुअल फ्रीडम के एकदम खिलाफ है। यहाँ पर क्रिटिक्स ने यह बात भी उठाई है कि जिन क्षेत्रों में इस एक्ट को लगाया जाता है वहाँ पर यह देखा गया है कि इस एक्ट का एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट पड़ता है वहाँ के लोगों पर। ये एक्ट एक ट्रॉमा की तरह होता है उन लोगों के लिए, और वहाँ के लोगों में फिर आगे जाकर एलियनेशन की भावना पैदा होती है, क्योंकि उनको ये लगता है कि उनके साथ समान व्यवहार नहीं किया जा रहा है। जो फ्रीडम और राइट्स भारत के दूसरे नागरिकों को मिलते हैं
वो इन एरियाज़ में रह रहे लोगों को नहीं मिल पाते हैं, इसलिए उनके अंदर एलियनेशन की भावना डेवलप होने लगती है। फ्रेंड्स, ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आफ्सपा के क्रिटिसिज्म में उठाए जाते हैं। आइए अब हम देखते हैं कि क्या आर्ग्यूमेंट दिया जाता है आफ्सपा के फेवर में। यहाँ पर गवर्नमेंट का यह कहना है कि आफ्सपा बहुत एसेंशियल है, बहुत ज़रूरी है बॉर्डर को प्रोटेक्ट करने के लिए। ये एक्ट इंश्योर करता है कि जहाँ पर भी डिस्टर्बेंस है, जहाँ पर भी पीस और ट्रैंक्विलिटी नहीं है, और ऐसे एरियाज़ जहाँ पर इंसर्जेंसी है, जहाँ पर एक्सट्रीमिस्ट फोर्सेस हैं, जहाँ पर नक्सलाइट्स का और टेररिस्ट का खतरा होता है, उन सब एरियाज़ में ये एक्ट बहुत कारगर रहा है शांति स्थापित करने में और देश की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को प्रोटेक्ट करने में। इन सब बातों को देखते हुए यहाँ पर गवर्नमेंट का कहना है कि कई बार देश के सामने ऐसे चैलेंजेस आते हैं जब उनको देश हित में आर्म्ड फोर्सेस को कुछ एक्स्ट्रा पावर्स देनी पड़ती हैं। यहाँ पर गवर्नमेंट ने इस बात को भी हाईलाइट किया है कि आफ्सपा हमेशा से ही एक टेम्पररी मेजर है और इसको तुरंत हटा दिया जाता है जैसे ही उस एरिया में नॉर्मल कंडीशंस आना चालू होती हैं। यहाँ पर गवर्नमेंट ने बताया कि अप्रैल 2018 में मेघालय से इस एक्ट को विड्रॉ कर लिया गया था और उससे पहले मणिपुर में 2004 में 7 कॉन्स्टिट्यूएंसी से इस एक्ट को हटा दिया गया था। मगर फ्रेंड्स, यहाँ पर क्रिटिक्स का कहना है कि आफ्सपा को इसलिए हटाया गया है क्योंकि 4 दिसंबर 2021 में लगभग 13 लोगों की जान गई थी नागालैंड के ओटिंग विलेज में, जहाँ पर आर्म्ड फोर्सेस के बीच और कुछ लोगों के बीच मुठभेड़ हो गई थी। मगर यहाँ पर गवर्नमेंट का कहना है कि नागालैंड में, मणिपुर में और आसाम में इंसर्जेंसी में कमी आई है, यहाँ पर मिलिटराइजेशन में भी कमी आई है, इसलिए यहाँ पर आफ्सपा को हटाया गया है। यहाँ पर गवर्नमेंट का ये भी कहना है कि गवर्नमेंट इस वक्त वहाँ की जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, जिनका एक नेशनल पॉलिटिकल ग्रुप है, उनके साथ नेगोशिएट कर रही है, उनके साथ बातचीत कर रही है, जिसके तहत हमको आने वाले समय में एक एग्रीमेंट देखने को मिल सकता है, जिसके बाद ये बताया जा रहा है कि नॉर्थ ईस्ट में पूरी तरह से शांति को स्थापित किया जा सकेगा। फ्रेंड्स, एंड में हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि किसी भी डिस्प्यूट का, किसी भी मतभेद का सॉल्यूशन आर्म्ड फोर्सेस नहीं हो सकते। आर्म्ड फोर्सेस शॉर्ट टर्म में तो शायद शांति को स्थापित कर सकें, मगर अगर आपको लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन चाहिए तो आपको नेगोशिएट ही करना पड़ेगा। जब तक जिन पार्टीज़ में डिस्प्यूट है वो टेबल पर आकर नेगोशिएट नहीं करती हैं, एक दूसरे की बातों को नहीं समझती हैं, तब तक कोई भी डिस्प्यूट रिजॉल्व नहीं हो सकता। इसलिए हमेशा पावर ऑफ गन से ज़्यादा पावर ऑफ वर्ड्स पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि किसी भी एरिया में बंदूक के डर के कारण लंबे समय तक शांति नहीं रह सकती। लंबे समय तक किसी भी एरिया में शांति तभी आ पाती है जब उस एरिया के लोग अपनी गवर्नमेंट को और अपनी आर्म्ड फोर्सेस को ट्रस्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट को बहुत डिटेल में डिस्कस किया है। आप क्या सोचते हैं इस एक्ट के बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। टिल देन फ्रेंड्स, बाय बाय एंड टेक केयर।